भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के लिए तालिबान की हुकूमत को अच्छा संकेत नहीं माना है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवाद से भी विश्व को आगाह किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर सावधान कर दिया है। हालांकि अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि दुनिया को उन देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो दहशतगर्दी को अपनी जमीन पर पनपने का मौका देते हैं। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. अब तालिबान ने सरकार का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। पहली बार तालिबान की टॉप टीम एक साथ कैमरे पर आई और पहली बार किसी चैनल पर तालिबान का नेता भी बोला। तालिबान ने आते ही दो बातें बिल्कुल साफ कर दी है। पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया है कि अफगानिस्तान में संविधान की नहीं शरीयत की सत्ता चलेगी। अब इस बारे में किसी को भी रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए। हम वादा करते हैं कि उनकी जायदाद, घर, गाड़ियां सबकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो किसी दूसरे देश से लाया गया था। जिन्होंने वो बनाया था वो डर के मारे देश छोड़कर जा चुके थे। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान का विरोध। काबुल समेत अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरू में लोग डर रहे थे, लेकिन अब खुलकर बैनर पोस्टर के साथ आ गए हैं। महिलाएं भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही हैं। लोगों को समझाने के लिए तालिबान ने देश की इमामों की मदद ली है। आज के नमाज में भी सभी को एकजुट रहने को कहा गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के 4 विकास कामों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नड्डा हरिद्वार में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार और संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे। नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। आरजेडी में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज ने मांग की है कि जब तक जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दीवार की अटकलों के बीच तेज प्रताप ने मीडिया के सामने सफाई दी। तेज प्रताप ने तेजस्वी के साथ किसी भी तरह के अनबन से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीनें जब्त की हैं, वहां गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने की भी बात कही है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसके साथ ही 3000 करोड़ के फंड से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना भी लाई जा रही है। इसके साथ ही 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए युवाओं को भत्ता देने की योजना भी लाई जाएगी। सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है। यूपी की सियासत में भी तालिबान की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर सवाल खड़े किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने।
टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने का सिलसिला जारी है। ओलंपिक के पदक विजेताओं को लखनऊ में सम्मानित किया गया। पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल हुए। समारोह के दौरान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत सभी पदक विजेताओं को सम्मान राशि दी गई। राज्य सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और सख्त बना दिया है। अब जो भी शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका सिर्फ 15 दिनों के भीतर ही चालान जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर सभी राज्य हाईवे, नेशनल हाईवे पर उचित चेतावनी देते हुए संकेत स्पष्ट रूप से लगाएं। नोटिफिकेशन में लगभग 132 शहरों का जिक्र किया गया है। 19 शहरों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 17 और आंध्र प्रदेश में 13 शहर शामिल हैं। जस्टिस कौशिक चंदा को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस कौशिक चंदा इससे पहले भी खबरों में रहे हैं। एक मामले की सुनवाई को लेकर टीएमसी उनके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम केस की सुनवाई वाली बेंच से उन्हें अलग करने की मांग की थी। चंदा पर टीएमसी ने बीजेपी से संबंध होने के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में जस्टिस कौशिक चंद ने खुद ही इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ईसी को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को राजौरी के थाना मंडी में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच एक आतंकी ने सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। यूपी के अमरोहा में हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिसकी पिटाई हो रही है उस पर मोटर चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो छरायूं थाना क्षेत्र के जमनाबाद का है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। झारखंड के दुमका में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक अपहरण के आरोप में बंद हिस्ट्री शीटर की निशानदेही पर पुलिस ने शिकारीपाड़ा के शहर बेड़ा गांव में दबिश दी। पुलिस ने यहां से रागदा बसेरा नाम के शख्स के घर से 500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 157 पीस जिलेटिन और 4500 पीस डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये विस्फोटक का ताल्लुक महाराष्ट्र और तेलंगाना से है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपी पहाड़ से कम दाम में चरस लाकर शहर में बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.5 किलो चरस बरामद की है। चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता को जान से मार दिया। मामला थाना थाटीपुर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पिता के 1,500 रुपए से छोटे बेटे ने कुछ पैसे लिए थे। इसी बात से नाराज बड़े बेटे का पिता से झगड़ा हुआ और बेटे ने लोहे की रॉड से पिता पर वार कर दिया। पिता को अस्पताल में ले जाया गया मगर वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तिब्बत के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी लहासा में चीन ने हुंकार भरी। चीन के सबसे बड़े राजनीतिक सलाहकार ने बाहरी सुरक्षा बलों को चेतावनी दी। कहा,
कि तिब्बत मामले में दुनिया हस्तक्षेप न करे। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने ईरान तेल टैंकर हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। लेबनान और ईरान के बीच तेल व्यापार पर दखल न देने की भी चेतावनी दी। राजनीतिक संकट से जूझ रहे मलेशिया में नए पीएम के नाम पर कयास जारी है। मलेशिया में सबसे लंबे समय से सत्ता में रहने वाली पार्टी फिर से नई सरकार का दावा कर रही है। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की सबसे गहरी सुरंग अब खाजिया में गुमशुदा केवर का सफल रेस्क्यू किया गया। 3600 मीटर गहरी सुरंग में जान पर खेलकर केवर की लाश निकाली। हांगकांग की पुलिस ने $25 मिलियन के ड्रग के एक बड़े खेप को सीज किया है। 1 महीने की लंबी तहकीकात के बाद पुलिस ने ड्रग माफिया पर यह कार्रवाई की। कार्यकारी पुलिस सुपरिटेंडेंट विंगजे ने हांगकांग में इस साल सबसे ज्यादा ड्रग रैकेट सीज किए हैं। अमेरिका में कोरोना की वापसी के हालात फिर से बन गए हैं। एक दिन में कोरोना के 1,58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 6,41,000 से ज्यादा हो गई है। कुल मामले 3,80,00,000 के पार हो गए हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 754 केस दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2020 में सबसे ज्यादा 738 सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए थे। न्यू साउथ वेल्स में कम्युनिटी स्प्रेड के 681 मामले दर्ज किए गए थे। भूकंप से तबाह कैरिबियाई देश हैती में घायलों के इलाज से अस्पताल भर गए हैं। इलाज के लिए सुविधाओं की भारी कमी है। अब तक भूकंप से 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिनसिनाटी ओपन में ग्रीस के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टेफेनोस सित्सिपास ने सेबेस्टियन कोर्ट को सीधे सेटों में हराया। 7-6, 6-3 से जीत मिली। इटली के खिलाड़ी लोरेंजो सोनेगो से अगला मुकाबला होगा। अटलांटा फिल्म फेस्टिवल में 2 महीने पहले हुए प्रीमियर के बाद सीरीज कार्टरलैंड अब आम लोगों के लिए भी रिलीज कर दी गई है। सीरीज कार्टरलैंड अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के राजनीतिक जीवन पर आधारित है।